आज के इस विश्लेषण में हम इतिहास की एक बहुत ही आम गलतफहमी को दूर करने वाले हैं। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि भारत में अंग्रेजों के खिलाफ पहला बड़ा धक्का 1857 का विद्रोह था। लेकिन अगर हम इतिहास के पन्नों को थोड़ा गहराई से पलटें तो सच्चाई कुछ और ही नजर आती है। इस चर्चा में हम देखेंगे कि 1857 से बहुत पहले ही कैसे देश के अलग अलग हिस्सों में आम जनता और स्थानीय नेताओं ने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया था। इस पूरे विषय को साफ तौर पर समझने के लिए हम इन मुख्य बिंदुओं पर तेजी से चर्चा करेंगे। 1857 से पहले के विद्रोह, बंगाल और उत्तर प्रदेश के हालात, विजयनगरम के राजा का संघर्ष, केरल सिंहम पजहस्सी राजा, त्रावंकोर का महान विद्रोह और अंत में इन सभी विद्रोहों का असल महत्व। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले भाग की तरफ। 1857 से पहले के विद्रोह और हमारा अशांत उपमहाद्वीप। शुरुआती प्रतिरोध कितना बड़ा था, ये समझने के लिए हमें इसके विशाल समय और भूगोल को देखना होगा। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। ये बिल्कुल साफ दिखाती है कि 1766 से लेकर 1809 तक विरोध का स्वर लगातार तेज हो रहा था। ये कोई छुटपुट घटनाएं नहीं थीं। बंगाल से लेकर सुदूर केरल तक ये प्रतिरोध लगातार और व्यापक रूप से बढ़ता जा रहा था। भाग 2, बंगाल और उत्तर प्रदेश, जहां आर्थिक शोषण ने विद्रोह की सबसे पहली चिंगारी भड़काई। हम अपनी कहानी 1700 के दशक के अंत में पूर्व और उत्तर भारत से शुरू करते हैं। बंगाल के मिदनापुर और धलभूम में हालात बेहद खराब हो चुके थे। 1772 में लागू की गई नई भू राजस्व प्रणाली इतनी दमनकारी और कठोर थी कि उसने एक अनोखा गठबंधन खड़ा कर दिया। स्थानीय जमींदार जो पहले अंग्रेजों के लिए काम करते थे, वो अब उनके खिलाफ हो गए और खेती करने वाले किसानों यानी रैयतों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए। और इनका नेतृत्व किसने किया? दामोदर सिंह और जगन्नाथ धल ने। अब 1781 के उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, बस्ती और बहराइच की तरफ चलते हैं। यहाँ एक नया शब्द सामने आता है, इजारदार। वॉरेन हेस्टिंग्स को मराठों और मैसूर के खिलाफ लड़ने के लिए भारी रकम चाहिए थी। इसके लिए उसने इन इजारदारों को नियुक्त किया। असल में ये राजस्व वसूलने वाले ऐसे ठेकेदार थे जिनका एक ही मकसद था, अवध क्षेत्र की जनता से बेरहमी से ज्यादा पैसा निचोड़ना। इनकी मनमानी का एक बड़ा चेहरा था ब्रिटिश अधिकारी अलेक्जेंडर हन्ना। जब हन्ना ने काश्तकारों और जमींदारों से बहुत ज्यादा लगान मांगना शुरू किया तो इसका जो नतीजा हुआ वो वाकई हैरान करने वाला था। स्थानीय जमींदारों की गुरिल्ला सेनाओं ने ऐसा पलटवार किया कि हन्ना के आदमियों को या तो मार गिराया गया या उन्हें पूरी तरह घेर लिया गया। यह विरोध इतना जबरदस्त था कि आखिरकार हन्ना को बर्खास्त करके उसका इजारा छीनना पड़ा। भाग 3, विजयनगरम के राजा का संघर्ष। अब हम दक्षिण की ओर आंध्र प्रदेश चलते हैं। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ विद्रोह का मुख्य कारण सिर्फ पैसा नहीं था, बल्कि सरासर कूटनीतिक धोखा और तोड़े गए वादे थे। यहाँ कूटनीतिक धोखे का ये विरोधाभास देखिए। एक तरफ 1758 की वो संधि थी जहां अंग्रेजों और विजयनगरम के तत्कालीन राजा आनंद गजपति राजू ने फ्रांसीसियों को उत्तरी सरकार से बाहर निकालने के लिए हाथ मिलाया था। लेकिन जैसे ही काम निकला, कंपनी ने अपना रंग दिखा दिया। अंग्रेज अपने वादे से मुकर गए और उन्होंने उत्तराधिकारी राजा चिन्ना विजयाराम राजू पर अचानक अजीबोगरीब मांगें थोप दी, जैसे श्रद्धांजलि देना और अपनी सेना को तुरंत भंग कर देना। इस धोखे की बहुत बड़ी मानवीय कीमत चुकानी पड़ी। अपने लोगों के मजबूत समर्थन के साथ राजा चिन्ना विजयारामराजू ने बगावत कर दी, लेकिन बदकिस्मती से उन्हें 1793 में पकड़ लिया गया और 1794 में पद्मनाभम के ऐतिहासिक युद्ध में लड़ते हुए उनकी मृत्यु हो गई। और इसी के साथ विजयनगरम पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में आ गया। तो अब तक हमने देखा कि 18वीं सदी के खत्म होते होते असंतोष की ये आग सिर्फ उत्तर और पूर्व तक सीमित नहीं थी। प्रतिरोध का ये केंद्र अब तेजी से दक्षिण की ओर मालाबार क्षेत्र में खिसक रहा था। भाग 4, केरल सिंहम पजहस्सी राजा यानी केरल के शेर का भयंकर प्रतिरोध। सुदूर दक्षिण में केरल के जंगलों और पहाड़ियों में बगावत का एक बिल्कुल नया अध्याय लिखा जा रहा था। इसका नेतृत्व कर रहे थे कोट्टायम के प्रमुख केरल वर्मा पजहस्सी राजा, जिन्हें लोग प्यार और सम्मान से केरल सिंहम कहते थे। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद जब अंग्रेजों ने वीर वर्मा को राजा बना दिया तो उसने जनता पर बेतहाशा टैक्स लगा दिए। इसके विरोध में 1793 में पजहस्सी राजा ने एक बहुत बड़ा किसान प्रतिरोध शुरू किया। ये कोई छोटा मोटा झगड़ा नहीं था। 1797 में एक शांति संधि जरूर हुई, लेकिन 1800 में वायनाड पर अधिकार को लेकर संघर्ष फिर से भड़क उठा, जो कई सालों तक चला।
इस प्रतिरोध की सबसे शानदार बात क्या थी? पचहस्सी राजा की समावेशी रणनीति। उन्होंने अंग्रेजों से लड़ने के लिए नायर, मापिला और पठानों को मिलाकर एक बेहद मजबूत और विविध सेना तैयार की। हालांकि ये लंबा और कड़ा संघर्ष नवंबर 1805 में एक बंदूक युद्ध में उनकी शहादत के साथ खत्म हुआ। भाग 5 त्रावणकोर का महान विद्रोह। एक प्रधानमंत्री का कड़ा रुख। हमारी इस चर्चा का आखिरी पड़ाव 1808 में सुदूर दक्षिण का त्रावणकोर राज्य है, जहां हम उस दौर के सबसे नाटकीय नागरिक विद्रोहों में से एक को देखेंगे। इस विद्रोह की जड़ में थी 1805 की कुख्यात सहायक संधि या सब्सिडरी अलायंस। लॉर्ड वेलेस्ली की इस संधि ने त्रावणकोर पर इतनी कठोर शर्तें और भारी ब्रिटिश हस्तक्षेप थोप दिया कि पूरे राज्य में कंपनी के इस उच्चाधिकारीपूर्ण रवैये को लेकर बहुत भारी गुस्सा भर गया। और इसी बेइज्जती का जवाब था ये ऐतिहासिक कुंदरा उद्घोषणा। त्रावणकोर के प्रधानमंत्री दीवान वेलुथम्पी ने नायर सैनिकों के मजबूत समर्थन के साथ ये उद्घोषणा जारी की। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं था, बल्कि आम जनता से अंग्रेजों के खिलाफ खुले तौर पर हथियार उठाने का एक सीधा और स्पष्ट आह्वान था। लेकिन कूटनीति की बिसात पर अक्सर त्रासदियां होती हैं। जब त्रावणकोर के खुद के महाराजा ने अंग्रेजों का साथ देने का फैसला किया तो बगावत को कुचलने के लिए एक बहुत बड़ा सैन्य अभियान चलाया गया। यहाँ हालात इतने हताश करने वाले हो गए कि पकड़े जाने के डर से साहसी दीवान वेलुथम्पी ने अपना जीवन स्वयं ही समाप्त कर लिया। भाग 6 इन विद्रोहों का महत्व। तो उत्तर प्रदेश और बंगाल से लेकर सुदूर केरल और त्रावणकोर तक की इस भौगोलिक यात्रा के बाद हमें क्या समझ आता है? अगर हम इन सभी घटनाओं को जोड़कर देखें तो औपनिवेशिक दमन और स्वदेशी प्रतिरोध के बिल्कुल साफ पैटर्न दिखाई देते हैं। अगर हम इन विद्रोहों के मूल कारणों को देखें तो दो मुख्य बातें उभरकर सामने आती हैं। पहला है आर्थिक शोषण, चाहे वो बंगाल की भूराजस्व व्यवस्था हो या उत्तर प्रदेश के इजारदारों की लूट। और दूसरा है संधियों का उल्लंघन, चाहे वो विजयनगरम में तोड़े गए वादे हों या त्रावणकोर पर जबरन थोपी गई सहायक संधि। शोषण के इन्हीं दो खंभों ने पूरे भारत में असंतोष की आग लगा दी थी। और इसी के साथ हम एक बहुत ही बड़े सवाल पर पहुंचते हैं। क्या इन शुरुआती क्षेत्रीय नेताओं के कड़े प्रतिरोध के बिना 1857 की क्रांति संभव भी हो पाती? आज के इस विश्लेषण से यह बिल्कुल साफ हो जाता है कि जिसे हम 1857 का प्रसिद्ध प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, वो रातों रात या अचानक नहीं हुआ था। वो असल में दशकों तक चले इन्हीं भयंकर और अडिग स्थानीय नागरिक विद्रोहों का ही एक बड़ा रूप था। ये वाकई सोचने वाली बात है ना? हमारे इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और सवाल पूछते रहिए।